नमस्कार विद्यार्थियों, ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का 5वां वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शील्डिंग और डी शील्डिंग के बारे में। उससे पहले नंबर ऑफ सिग्नल में मैंने एक असाइनमेंट दिया था जिसमें एक कंपाउंड दिया था जिसमें हमें ज्ञात करने थे कितने सिग्नल आएंगे। तो विद्यार्थियों का कहना है इसमें 3 सिग्नल आएंगे, लेकिन 3 की जगह इसमें कितने सिग्नल आएंगे? 4। उसमें देखो आप इस कंपाउंड की ये स्ट्रक्चर बनाओ, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में मैंने ये 2 कार्बन लिए हैं। तो ये कार्बन तो फ्रंट वाला जिसको मैंने इससे दिखाया है, और ये कार्बन है रियर कार्बन पीछे वाला जिसको मैंने सर्किल से दिखाया है। अब फ्रंट कार्बन में स्थिति देखो क्या है, मेथिल जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और पीछे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब देखो एक सिग्नल तो इसका आ गया मेथिल का, दूसरा सिग्नल आ गया हाइड्रोजन का, मतलब फ्रंट कार्बन के 2 सिग्नल आ गए। अब पीछे वाले कार्बन पे इन 2 हाइड्रोजन की स्थिति देखो क्या है, ये हाइड्रोजन है इस मेथिल के और इस हाइड्रोजन के बीच में, और ये हाइड्रोजन है इस मेथिल और इस क्लोरीन के बीच में। मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है, इसके कारण इन दोनों के अलग अलग सिग्नल आएंगे। और टोटल सिग्नल कितने हो गए? 1 2 3 और 4। अब देखो इसकी ट्रिक ये है, अगर किरेल सेंटर के बगल में कोई CH2 ग्रुप है, किरेल सेंटर देखो ये है, इस कार्बन से चारों ग्रुप अलग जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और ये पूरा ग्रुप, तो उसके बगल में जो CH2 है उसके दोनों हाइड्रोजन डायस्टीरियोटोपिक प्रवृत्ति के होते हैं, और डायस्टीरियोटोपिक प्रवृत्ति के हाइड्रोजन अलग अलग सिग्नल देते हैं। ये हमने जब नंबर ऑफ सिग्नल पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया था। तो ये बात क्लियर हो गई भाई, इसके कितने सिग्नल आएंगे? 4। अब देखो शील्डिंग और डी शील्डिंग मतलब परिरक्षण और विपरिरक्षण क्या है। हमें पता है हाइड्रोजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। जब उस मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विशेषकर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चक्रण करने लगती है, मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करने लगते हैं। उस सर्कुलेशन के कारण एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, जिसे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखो ये द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र है, ये 2 तरीके से कार्य कर सकता है। पहला तरीका ये है अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऊपर की तरफ है और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इसका विरोध कर रहा है, जिसको मैंने ऐसे दिखाया, इसकी दिशा ऊपर की तरफ और इसकी दिशा नीचे की तरफ। दूसरा क्या कर सकता है, ये इसको रेनफोर्स कर सकता है, मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी ये है और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी ये है। तो देखो जब ये अपोज करेगा, मतलब अपोज करेगा तो क्या होगा, जो प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन फील लेस मैग्नेटिक फील्ड, तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोटॉन वो सारा का सारा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका विरोध हो रहा है। तो प्रोटॉन फील लेस मैग्नेटिक फील्ड एंड, तो उसको फ्लिपिंग लाने के लिए, फ्लिपिंग करवाने के लिए क्या चाहिएगा, हमें अधिक मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होगी। तो रिक्वायर्स मोर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फॉर फ्लिपिंग। तो यह स्थिति क्या कहलाती है? शील्डिंग। ठीक है, शील्डिंग मतलब वो प्रोटॉन क्या है? शील्डेड, और शील्डेड प्रोटॉन है उसके लिए डेल्टा की वैल्यू लो, कम प्राप्त होती है, मतलब 0 से 3 4 के करीब प्राप्त होती है। और ऐसे रीजन को बोलते हैं अप फील्ड रीजन। जैसे ये हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रा है ना, तो ये एक सिग्नल है, तो ये इस साइड वाला अप फील्ड और इस साइड वाला डाउन फील्ड। ठीक है, देखो दूसरे में क्या है, रेनफोर्स कर रहा है।
रेनफोर्स कर रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन एक्सपीरियंस मोर मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटॉन फील्स मोर फील्ड स्ट्रेंथ एंड रिक्वायर्स लेस फील्ड फॉर फ्लिपिंग। तो उसके लिए फ्लिप करवाने के लिए हमें कम चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो कम का मतलब डाउन फील्ड, तो ये डाउन फील्ड ऐसे प्रोटॉन को बोलते हैं डीशिल्डेड, और डीशिल्डेड प्रोटॉन के लिए हाई डेल्टा वैल्यू होती है और ये डाउन फील्ड रीजन कहलाता है। मतलब इधर 5 से ज़्यादा वाले सारे क्या होते हैं, डीशिल्डेड प्रोटॉन। शील्डिंग एंड डीशिल्डिंग। अब देखो इसके उदाहरण में पहला है बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है षटकोणीय, समतलीय षटकोणीय, मतलब हेक्सागोनल प्लेनर ऐसे, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन इसमें धड़ल्ले से मिलते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होता है, और सर्कुलेशन के कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब देखो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, ठीक है। अब देखो ऐसे, लेकिन देखो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऊपर की तरफ है अप्लाइड की, लेकिन जब ये प्रोटॉन कहाँ स्थित है, ये प्रोटॉन वहाँ स्थित है जहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रेनफोर्स कौन कर रहा है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसकी दिशा भी ऊपर की तरफ है और इसकी दिशा भी ऊपर की तरफ है, तो ये कौन से जोन में आ गए, डी शील्डिंग जोन में। डी शील्डिंग जोन में तो ये प्रोटॉन क्या हो गए, डी शील्डेड। डी शील्डेड होने के कारण इनके लिए डेल्टा वैल्यू क्या आ गई, 6 से 8.5 के बीच में आ गई। दूसरा देखो वाइनलिक प्रोटॉन। वाइनलिक प्रोटॉन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें में देखो यही है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जहाँ ये प्रोटॉन स्थित है वहाँ पे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रेनफोर्स कर रहा है। तो ये भी दोनों क्या है, डी शील्डेड जोन में। अब देखो ये एसिटाइलेनिक। एसिटाइलेनिक प्रोटॉन वहाँ स्थित है जहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये कहाँ आएगा, शील्डेड में। ये किस में आएगा, शील्डेड में। तो देखो इसके लिए डेल्टा की वैल्यू हो गई 2 से 3। चौथा देखो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन। अब एल्डिहाइडिक प्रोटॉन में देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो इस कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जिसके कारण एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन से वैसे ही कम हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन बिकम्स लेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन उस जोन में आ रहे हैं जहाँ पे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का को रेनफोर्स कर रहा है, मतलब पैरा मैग्नेटिक जोन में। जहाँ पे विरोध करे वो होता है डाई मैग्नेटिक जोन, और जहाँ पे रेनफोर्स करे वो क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक जोन। तो ये प्रोटॉन पे क्या है, डी शील्डेड प्रोटॉन है, और इनके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या है, 8 से 10। एक हमारे है एनुलिन। एनुलिन क्या होती है, साइक्लिक पोलीइन। देखो साइक्लिक है ही, पोलीइन एक वो स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ मैंने उदाहरण दिया है एटीन एनुलिन। एटीन एनुलिन का मतलब क्या है, इसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर इससे आधे पाई बॉन्ड है, तो इसमें देखो 9 पाई बंध हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्टरनेटिव क्रम में स्थित हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनों का सर्कुलेशन होगा, ये देखो प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ऐसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो इसमें अंदर भी हाइड्रोजन है और बाहर भी हाइड्रोजन है, तो देखो ऐसे जनरेट हो रहा है। तो अंदर वाला हाइड्रोजन के लिए सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के किस जोन में आ रहा है, डायमैग्नेटिक जोन में, देखो ऐसे। और बाहर वाले के लिए पैरामैग्नेटिक जोन में। तो अंदर वाले तो हो जाएंगे शील्डेड और बाहर वाले हो जाएंगे
डीशिल्डेड। तो जिनके कारण देखो बाहर वाले ये मैंने बताए हैं, इनके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 8.3 और अंदर वाला हाइड्रोजन के लिए क्या होगी 2.1 ऐसे। ठीक है। अब देखो शील्डिंग और डीशील्डिंग वास्तव में किसको प्रभावित कर रहे हैं, केमिकल शिफ्ट को। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट तो ये वहाँ पे आएगा मैग्नेटिक अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट या स्पेस इफेक्ट के नाम से। तो वहाँ मतलब क्या है, शील्डिंग और डीशील्डिंग को ही समझाए। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की स्थिति के कारण उसको सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का साथ मिल रहा है, विरोध हो रहा है, ये सिर्फ इसकी स्थिति के कारण ही है, तो इसको स्पेस इफेक्ट भी बोल देते हैं।